Hi, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Inspiration IS Academy. Under the series of the mission prelims, I am going to discuss very important part of the discussion today, and this is related to books and the material required for the civil services examination. So friends, this is very important fact you should notice here कि books and materials यार ये तो बहुत important चीज है for the collection of the information. कंफ्यूजन ये है कि मार्केट में इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमें समझ में नहीं आता कौन सा इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना चाहिए, कौन सा इंफॉर्मेशन हमें छोड़ देना चाहिए। कुछ बच्चों के पास ओवर इंफॉर्मेशन है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ऊपर से इंटरनेट का प्रेशर आ गया तो और भी ओवरलोड हो जाता है। और कुछ के पास में मटेरियल ही नहीं है, उनके पास में अंडर इंफॉर्मेशन है। लेकिन फ्रेंड, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू नीड ऑप्टिमम लेवल ऑफ द मटेरियल। न तो एक स्टैंडर्ड से नीचे होना चाहिए, न एक स्टैंडर्ड से ऊपर होना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए इंफॉर्मेशन? आज हम इसी चीज को डिस्कशन करेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मिशन प्रीलिम्स, राइट। तो चलो आज देखते हैं मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। यार क्या क्या होना चाहिए वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल को सिलेक्शन करने में इन जनरल बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं दिस इज नो मीनिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कुछ कुछ तो लाइब्रेरी बना लेते हैं, क्वांटिटेटिव मटेरियल काफी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ जो डिस्कशन करेंगे कुछ डिस्टिंक्शन पे, राइट। एक एक चीज को हम लोग देखेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चार इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं तुम लोग के सामने। जब भी तुम मटेरियल कलेक्ट कर रहे होते हो तो इस चार चीज का ध्यान में रखोगे, राइट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर दिमाग में रखने वाली बात है, दिस इज रिलेटेड टू बेसिक रेफरेंस इंफॉर्मेशन, राइट। बेसिक रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक्स होते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन इनको सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस मटेरियल। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि आर्टिकल्स, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में, तो आर्टिकल जो हो गया वो बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम बात करें केस स्टडी के बारे में, कुछ अगर केस स्टडी हुआ या फिर किस तरह का कोई इवेंट हुआ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ये हो गया रेफरेंस मटेरियल। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने को मिला है हमें पूरे मार्केट में कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रेफरेंस को ही बेसिक समझ लेते हैं या बेसिक को ही कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, रेफरेंस का कोई मतलब नहीं रखते। नहीं, दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 60% क्वेश्चन बेसिक इंफॉर्मेशन से है और 40% क्वेश्चन रेफरेंस इंफॉर्मेशन से है। एक इंफॉर्मेशन को 100% मान लेना ये कॉम्पिटेटिव मिस्टेक हो सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नोट हियर, बेसिक रेफरेंस का डिस्टिंक्शन समझना और दोनों को हार्मोनाइज करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कंटेम्परेरी डिस्टिंक्शन। ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन, हम उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो स्टैटिक इन नेचर होता है, जो चेंज नहीं होता है, स्टैटिक होता है, जैसे बुक में जो लिखा हुआ है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल्स एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है। स्कॉलर का नाम, स्कॉलर का कमेंट एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम बात करें कि उससे रिलेटेड बाकी जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म का जो आर्टिकल्स है वो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम बात करें कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, यार ये कंटेम्परेरी इंफॉर्मेशन है, डायनेमिक इंफॉर्मेशन। कुछ बच्चों का सिलेक्शन में ऐसा होता है कि कंटेम्परेरी इंफॉर्मेशन को ही ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पार्ट मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग का मतलब ये होता है कि सिर्फ हम ट्रेडिशनल ही पढ़ रहे हैं और कंटेम्परेरी को ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आजकल का ट्रेंड ये कहता है 70% क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन एंड 30% क्वेश्चन हैज टू कम फ्रॉम द कंटेम्परेरी इंफॉर्मेशन। तो देखो ये भूल मत करना कि एक तरफे हो जाना, 100% एक ही चीज को मान लेना, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ये डिस्टिंक्शन को समझना और उसी अनुसार दोनों को हार्मोनाइज करना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक थिंग है जो अपने प्लान में तुम्हें इनकॉर्पोरेट करना है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यू नो व्हाट इज कॉल्ड द एनरिचमेंट एनलार्जमेंट डिस्टिंक्शन। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम का एरिया है यार। एनरिचमेंट इज कंसर्न, एनरिचमेंट इंफॉर्मेशन का एनरिचमेंट तब हम कहते हैं जब इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करते समय हम तीन चीज का यहाँ पर यह ध्यान रखते हैं। थ्री थिंग्स आर देयर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन जो होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन अननेसेसरीली एनलार्जमेंट क्रिएट करता है, इनरिच नहीं करता सिस्टम में। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते हैं तो दूसरा स्टेप्स होता है उसको ऑर्गेनाइज करके रख लेना, क्लासिफाई करना, टेबुलेशन के फॉर्म में मेंटेन करना एंड ऑर्गेनाइज करके इसको रख लेना अपने फाइल में। तब कहेंगे इसको कि इंफॉर्मेशन का इनरिचमेंट हुआ। अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन इनलार्जमेंट है, अननेसेसरीली बर्डन महसूस होगा, बाद में इसको मैनेज करना मुश्किल पड़ जाता है। सेकेंड, द फैक्ट इज देयर, इनरिचमेंट इंफॉर्मेशन का हम तभी कह पाएंगे जब इस इंफॉर्मेशन में एक चीज आना चाहिए, वो है ट्रेंड। ट्रेंड पर बेस्ड होकर के ये इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होगा, तभी हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन का इनरिचमेंट है, एनलार्जमेंट नहीं है, राइट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन तो तभी आएगा, इनरिच होगा, जब इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन का फैक्ट यानी स्टैंडर्ड फैक्ट इसके साथ में जुड़ा हुआ। तो पूरे इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि एक एक मटेरियल पे, एक एक इंफॉर्मेशन पे सिर्फ बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं, तो सब ओपिनियन स्टैंडर्ड ओपिनियन नहीं है। तो देखो, अगर तुमने एनरिचमेंट को 100% फॉलो किया, यू आर कॉम्पिटिटर। एनलार्जमेंट को अगर तुमने फॉलो किया, सिर्फ कलेक्शन किया, ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, ट्रेंड को दिमाग में अगर नहीं रखा, या स्टैंडर्डाइजेशन को तुमने साइलेंट कर दिया, यार एनलार्जमेंट हो गया। एनरिचमेंट अगर इंफॉर्मेशन का होगा तो लास्ट टाइम में मेमोराइज करना इजी होगा, मैनेज करना इजी होगा, इंफॉर्मेशन को कंफर्टेबली तुम मैनेज कर सकते हो। एनलार्जमेंट होगा तो लास्ट टाइम में कभी कभी आदमी को तुमने देखा बड़े परेशान है, उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा है इंफॉर्मेशन, पता नहीं वो इंफॉर्मेशन इधर स्लिप कर रहा है, उधर स्लिप कर रहा है। अगर ऐसा महसूस करते हो मेंटल प्रेशर, इट मीन्स ये एनलार्जमेंट है यार, इनरिचमेंट नहीं हो पाया। ये इनरिचमेंट जब हम लोग करते हैं तो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन ही कर लेते हैं, बाद में ये फिनोमेनन काम नहीं करता। इसलिए इस चीज को हम पहले ही डिस्कशन तुम लोग को कर दे रहे हैं कि इस चीज का ध्यान रखोगे, इनरिचमेंट नॉट एनलार्जमेंट, इसी को फेवर करेंगे, इसको फेवर नहीं करेंगे, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी में खास करके देखने को मिलता है, कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एरिया से आते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल एरिया से आते हैं। कभी कभी तुम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनका यार उतने अंदर के मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये एजेंसी कौन सी मिनिस्ट्री में, इतना थोड़ी ना दिमाग में रखेंगे। पर्टिकुलर बुक का नाम पूछ देते हैं, किसने लिखा, नाम भी सुना हुआ नहीं है कभी कभी। तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शनल क्वेश्चंस। लेकिन अगर ट्रेंड से है, अगर एक पैटर्न पे बेस्ड है, तब हम कहेंगे कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यूपीएससी के अगर जीएस के पेपर में अगर तुम देखो, द अबाउट 80 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एरिया से है, तो 20% क्वेश्चन एक्सेप्शनल एरिया से है। क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए क्या, 55% ऑफ द एरिया, राइट। वीनर हमेशा एक्सपेक्टेड पे फोकस करता है, एक्सेप्शनल पे फोकस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि एक्सेप्शनल आज क्लाइमेट से आया है, कल कोई बुक से आएगा, परसों किसी फंक्शनरी के नाम से आएगा। अब तुमसे पूछने कि ये बताओ हमें 5th स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो गया। अगर हम तुमसे कहते हैं फर्स्ट स्पीकर लोकसभा कौन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया। आर यू गेटिंग? अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्सपेक्टेड है वो ट्रेंड पर बेस्ड होगा, पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो कलेक्शन जब भी इंफॉर्मेशन का तुम करते हो, मटेरियल जब भी तुम सिलेक्शन करते हो, इस चीज का ध्यान में रखोगे कि हम मटेरियल का सिलेक्शन एक्सपेक्टेड एरिया पे हम ज्यादा करें ताकि पैटर्न बेस्ड हो। एक्सेप्शनल एरिया पे कलेक्शन करने का कोई मीनिंग नहीं बनता, राइट। तो देखो बच्चे, 4 चीज को दिमाग में रखना है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड 100% गारंटी है कि इस बार तुम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, अगर तुमने इस 4 चीज को दिमाग में रख करके अप्रोप्रिएटली वर्क किया तो, राइट। तो चलो, बहुत सारे लोगों का होता है कि कौन सा बुक पढ़े, कैसे बुक पढ़े, तो यार ऑन द बेसिस ऑफ द यू कैन से कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, हमारे टीम ने रिसर्च किया है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे सामने रख रहे हैं।
इतने चीज को अगर तुमने फोकस कर लिया, 100% यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन फॉर द प्रीलिम्स, राइट। तो पेपर 1 जीएस से रिलेटेड है, इस चीज को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो तुम सेक्टर में तोड़ोगे। सेक्टर में कैसे तोड़ते हैं? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक सेक्टर हुआ, इंडियन हिस्ट्री दूसरे सेक्टर, ज्योग्राफी तीसरे सेक्टर, इकोनॉमी चौथे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये फिफ्थ हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, एंड ये करंट अफेयर का एक सेक्शन रख लेते हैं, डेट पर्टिकुलर। ये सेक्टर में हमने तोड़ा और उसके बाद फिर प्रिपरेशन हम लोग शुरू करते हैं, राइट। तो देखो, अगर हमने एक एक चीज को हम देखते हैं, जब भी हम एक सेक्टर को लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार हमने सेक्टर लिया हुआ है विच वन, दैट इज द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये हमने लिया सेक्टर को, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पूरे बुक को नहीं पढ़ना है, बल्कि एक दो बुक को एक बेसिक बुक बनाना। बेसिक बुक आपने बना लिया, उसका इंफॉर्मेशन एक नोट्स में लिख लिया, और बाकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ पेरिफेरल इंफॉर्मेशन हमने बाकी बुक का कंसल्टेशन करके रख लिया। तो अगर ऐसे तुम अगर ऑर्गेनाइज करोगे इंफॉर्मेशन को, तो ये इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड होगा और बहुत सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही कम एरिया में और बहुत इंडिस्ट इंफॉर्मेशन होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए दो भाग में तोड़ा हुआ है। एक बेसिक सोर्स, जहां पर इसको तुम्हें तो लेना जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है, इसको एक साथ बनाना जरूरी है, और ये पेरिफेरल यानी रेफरेंस सोर्स, इससे इंफॉर्मेशन को हम सप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो देखो, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो एक इंफॉर्मेशन जो आती है वो बुक आती है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, एक बुक को हमने ले लिया, और डीडी बसु सेकंड इंपॉर्टेंट बुक। ये दो बुक बेसिक सोर्स है, राइट। इसको हमने लिया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें थोड़ा सा रेफरेंस बुक से सप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे आवर पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी फंक्शनिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हो गए या फिर बिल से रिलेटेड हिस्ट्री हो गए, केसेस स्टीज हो गए, तो ये सुभाष कश्यप में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय सुभाष कश्यप, कुछ एनालिसिस जो मिसिंग रह गया लक्ष्मीकांत में, सुभाष कश्यप ने इसको सप्लीमेंट कर दिया हुआ है। स्पेक्ट्रम की गाइड आती है, तो कुछ कुछ जो बेसिक कह सकते हो कि स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, कि हाँ जी कौन से प्राइम मिनिस्टर किस रेंज में है, एंड किस तरह से प्रेसिडेंट का सैलरी, एंड पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट्स का टेबल, ये सब जो चीज है ना, ये जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें सिस्टमेटिकली एनालाइज किया हुआ, यू कैन सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी का एक जो बुक आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन आपने पढ़ लिया लक्ष्मीकांत, देयर इज नो नीड टू सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वन। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी का स्टिल लक्ष्मीकांत जी ने मिस कर दिया है, तो यार इसको इसके साथ में सप्लीमेंट कर लेना। और कुछ कंटेम्प्रेरी इशू करंट अफेयर्स का है, जिसको कि लास्ट पोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन सा सोर्सेज को हम लोग फॉलो करें, और फिर इसको फॉलो करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए तुमने देख लिया बेसिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज रेफरेंस इंफॉर्मेशन, राइट। उसी तरह से अगर हम चलते हैं इंडियन इकोनॉमी को, तो इंडियन इकोनॉमी में देखोगे यहाँ पर बेसिक बुक के तौर पे अगर हम देखते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट बुक बेसिक बुक की तरह है। एक तो इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह का, जो टीएमएस की गाइड आती है कह सकते हो, और एक एनसीईआरटी बुक आती है 11th 9th से लेकर के 12th के बीच का। तो आपने अगर इसको पढ़ लिया और समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो रमेश सिंह की बुक को आप पढ़िए और समझिए। ये दो मिल करके लगभग 90% का इंफॉर्मेशन इकोनॉमी का आपको दे देंगे, लेकिन ये 10% का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और इसमें नहीं होगा, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन बुक मेंटेन नहीं कर सकता। अब बजट आएगा तो बजट में क्या आएगा, तो ये थोड़ी ना मेंशन करेंगे, इसलिए सप्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ तो आईसी ढींगरा साहब की बुक ये सप्लीमेंट करती है, हालांकि एनसीईआरटी का रिप्लिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, फिर भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने स्टेटिस्टिकल फॉर्म में रखा हुआ है, जो लिख देना जरूरी है उसके साथ में। उमा कपिला साहब की बुक, ये भी अपने आप में बहुत फेमस बुक है, और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन खास करके मैक्रो इकोनॉमिक्स से इससे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। दत्त एंड सुंदर थोड़ा यार एडवांस्ड बुक है, तो एडवांस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट है खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसके साथ में सप्लीमेंट करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा, राइट। इंडिया ईयर बुक एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन डिवीजन की बुक है ये, और जो भी लेटेस्ट पॉलिसी वगैरह इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इसमें मेंशन है, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए, दैट इज एंड इकोनॉमिक सर्वे
इकोनॉमिक सर्वे नो वेरी वेल, अब तो ई बुक के लिए भी अवेलेबल है, ई मैगजीन के फॉर्म में भी आ जाता है आपके नेट पे, तो उसको यह सप्लीमेंट करना चाहिए। इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि तुम अगर फिजिकल बुक या मटेरियल परचेज कर लो, लेकिन नहीं है तो भी ऑटोमेटिकली इंटरनेट से काम चला सकते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट, यू नो। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन, ये हो गया रेफरेंस इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट इज कंसर्न व्हाट इज कॉल्ड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ऑफ द वर्ल्ड। एनसीईआरटी के 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की बुक अपने आप में बेसिक इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट 85% कवरेज आपके सिलेबस का कर देता है ये। हालांकि आप लियोन की बुक अगर आप पढ़ते हैं, ये बुक जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी यूपीएससी पूछ देती है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी के नजर में, और आपको गो थ्रू होना चाहिए। अब मैप का जो क्वेश्चन है उसके लिए कोई भी एटलस, हालांकि ऑक्सफोर्ड एटलस लोग रिकमेंड करते हैं, कोई भी एटलस अगर हो, फिजिकल और पॉलिटिकल वॉट एवर भी, राइट, तो ये साथ में अगर रखें तो बेहतर होगा, राइट। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन, इतना से आप अगर करते हैं तो 95% तो कवरेज हो जाएगा, लेकिन 5% का इंफॉर्मेशन यार सप्लीमेंट करना पड़ेगा कुछ रेफरेंस सोर्सेज से। जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाई माजिद हुसैन, बहुत ही बेसिक बुक है, और कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हर एक चीज को डील किया हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो छूट गया है, जो कुछ कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आया एनसीईआरटी में, माजिद हुसैन की बुक से अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। उसी तरह से इनका वर्ल्ड का बुक है, डेट इज माजिद हुसैन का ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो दोनों बुक में कहीं भी आप ले करके उसको रेफरेंस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के। सविंदर सर का बुक अपने आप में मायने रखता है, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, एंड एनालिस्ट हैं हमारे यहाँ के। तो इनकी बुक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो फिजिकल ज्योग्राफी खास करके अगर समझना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता हो, इनकी बुक से समझ में आ जाती है, बहुत एडवांस्ड बुक की तरफ में है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए दैट इज वेरी ग्रेट बुक हियर। एंड डी आर खुल्लर सर का बुक अपने आप में बहुत मायने रखता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले तो खूब पढ़ते हैं इनको, लेकिन जीएस के लिए कुछ रेफरेंस सोर्सेस इनसे हम ले सकते हैं, राइट। तो ये हुआ कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसका आप इनको एनालिसिस कर सकते हैं। हिस्ट्री इज कंसर्न, 6 से लेकर के 12 तक आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो यार 80% हिस्ट्री आपके पास में आ गया। देर इज नो नीड ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ द रेफरेंस मटेरियल फॉर दिस वन, 80% हिस्ट्री के लिए। हाँ, 20% मटेरियल, बिकॉज अभी जो ट्रेंड है इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, सप्लीमेंट करना होता है हमें। तो एनालिसिस करके ये देखा गया है कि इतने बुक से सप्लीमेंट अगर आप कर लेते हैं तो हिस्ट्री में पूरी तरह से आपकी महारती हो जाती है। जिस लाइक आर एस शर्मा का एंशियंट इंडिया, इनके साथ में आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। मेडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा की बुक, एनसीईआरटी हालांकि कवर कर लेते हैं, फिर भी सतीश चंद्रा जी ने इस बुक को स्पेशली लिखा है। एंड मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा जी का बुक, तीनों इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे। एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा जी का स्पेशल बुक, जहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूरी अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाती है। एंड द वंडर दैट वाज इंडिया, एल बाशम, यार बहुत ही फेमस बुक है, इंटरनेशनली रिनाउंड बुक है ये। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमने देखा है कि इनसे डायरेक्टली वहां से पूछ देते हैं। तो बेस्ड अपॉन दैट वन, ये 3 बुक जो ऊपर का देख रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मिलेगा एनसीईआरटी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, लेकिन यू कैन जस्ट सप्लीमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक हियर, राइट। नेक्स्ट इज कंसर्न व्हाट इज कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो बच्चे, अगर साइंस अगर तुम्हारा बैकग्राउंड है तो ठीक है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी है और साइंस में प्रॉब्लम आती है, देन इट इज बेटर कि एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर तुम्हें लगता है बहुत ही बोझिल है तो इसको हटाओ, राइट। बट एनसीईआरटी अगर तुमने देख लिया 9 से लेकर के 10 के बीच में, तो मैक्सिमम चीज तुम्हारे पकड़ में आ जाती है। हालांकि तुम चाहो तो स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है कल्पना में की, उसको तुम ले सकते हो और उसके साथ इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। और एक माजिद साहब की बुक आती है जनरल साइंस स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज, उसको तुम सप्लीमेंट कर सकते हो अपने इंफॉर्मेशन के साथ में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से बता दें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड को, तो एरोगेंट नहीं होना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन तुमने पढ़ा हो सकता है भूल चुके होगे।
और जो इन्फॉर्मेशन तुमने पढ़ा हो सकता है कि उनका फैक्ट कुछ अलग रहा होगा, राइट, उस समय के अनुसार बहुत एडवांस में पढ़े होंगे। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कम एक बार यार एनसीईआरटी को पढ़ लेना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट बात करें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। यार एक समय था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का काफी क्वेश्चंस आते थे, 25-30 क्वेश्चंस सिर्फ इसी से आ जाते थे, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से। आजकल बैलेंस्ड क्वेश्चन आते हैं। शंकर आईएएस का एक मटेरियल है इन्वायरमेंट, अब तो बुक का फॉर्म ले लिया है इसने, तो ये अपने आप में इनफ मटेरियल होता था। अभी भी 80% का तुम कंटेंट इससे पूरा कर सकते हो, लेकिन रेस्ट ऑफ 20% के लिए तुम्हें कुछ रेफरेंस बुक को सहारा लेना पड़ेगा, जिससे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बाई राजगोपालन सर की बुक है, इन्वायरमेंट बाई खुल्लर एंड राव साहब की बुक है, इन्वायरमेंट माजिद हुसैन सर की बुक है, एंड इराक भरूचा की बुक एक है। तो इसके साथ तुम इसको कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को तुम सप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। इतना करने के बाद कुछ अब बचता नहीं है कि इन्वायरमेंट के लिए और भी काम करें। हालांकि इन्वायरमेंट की तरफ अगर तुम जाओगे तो ये एक सी की तरह है, ओशियन की तरह है, ये समझ में नहीं आता समुद्र है, इसमें करना क्या है। लेकिन इतना कुछ करके अगर हम जाते हैं तो लगभग हम 80% क्वेश्चन पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, राइट। नाउ आर्ट एंड कल्चर, यार ये भी हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, इसको अलग करके रखने से कोई फायदा नहीं है। हिस्ट्री के साथ अगर एक साथ ऐड करके पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। एनसीईआरटी 11 एंड 12 मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया का लिखा हुआ एक बुक है, अब तो टीएमएस से पब्लिकेशन होती है इसकी, तो ये बुक बेसिक बुक है। इनके अलावा एनआईयूएस का आर्ट एंड कल्चर का नोट्स, या सीसीआरटी बुक आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का वो, और हिंदू का कुछ स्पेशल एडिशन हमेशा फ्राइडे को आता है, तो आर्ट एंड कल्चर पे फ्राइडे को हमेशा एडिशन आती है, इसको भी तुम यार ले सकते हो, याद रखोगे ये फ्राइडे एडिशन होता है हमेशा, इसके साथ तुम इसको सप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। तो बेटा इतना तो हुआ तुम्हारा बेसिक चीज जहां पर हम लोग इसको फॉलो करते हैं, राइट। लेकिन हमने कहा ना ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन तो तुमने इससे ले लिया, बुक से ले लिया, रेफरेंस बुक से ले लिया। कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन जिसका कि रोल 40% एरिया में है, यार मायने रखता है। 30% तो मिनिमम है एंड मैक्सिमम 40% तक ही जाता है ये। कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें इतने चीज का सहारा लेना जरूरी है। एक बेसिक न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता हो, इन जनरल रिकमेंडेड है द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, राइट। ऐसा मानते हैं द हिंदू काफी क्लोज होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से, तो जो ओपिनियन होता है इनका जो बहुत कह सकते कि बड़े बाइस्ड नहीं होते, ओपिनियन स्टैंडर्ड माना जाता है इनको, ओपिनियन को जो इन्होंने कह दिया। कोई भी एक मैगजीन ले लो, लेकिन एक ही मैगजीन को कंटिन्यू करोगे। अगर हमने क्रॉनिकल आईएएस लिया तो क्रॉनिकल आईएएस कंटिन्यू करेंगे, अगर सीएसटी लिया सीएसटी कंटिन्यू करेंगे, विजार्ड लिया विजार्ड कंटिन्यू करेंगे। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन एक मटेरियल, एक मैगजीन जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता हो, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटिन्यू इट, राइट। एंड ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज एनालिसिस, तो 1 घंटे का न्यूज एनालिसिस होता है उसमें। अगर तुम इसको 1 घंटे डिवोट करते हो तो ऑल इंडिया रेडियो पूरी तरह से नेशनल न्यूज से तुम्हें अपडेट कर देता है, राइट। एंड बीबीसी का अगर न्यूज को तुमने 3-4 बार आते हैं न्यूज, हालांकि अब तो तुम कभी भी सुन सकते हो, तो इसको अगर तुम लेते हो 30 मिनट का न्यूज है, 30 मिनट्स का पूरे इंटरनेशनल को ये अपडेट कर देते हैं। आदत भी बना देते हैं इंटरनेशनल डायनेमिक्स को समझने का। और एक पीआईबी का पोर्टल जो www.pib गवर्नमेंट.in, ये गवर्नमेंट साइट है ये, यहाँ पर तुम्हें एग्जीक्यूटिव का पब्लिक पॉलिसी सब पता चल जाता है कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, और यहाँ पर ये भी पता चल जाता है गवर्नमेंट का ओरिएंटेशन क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है, राइट। तो कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट अगर करती है तो यहाँ पर खबर तुरंत मिल जाती है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की साइट है ये। पीआरएस, तो जैसे पीआईबी ने तुम्हें एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट को अपडेट कर दिया, राइट, उसी तरह से ये जो होता है पीआरएस, यहाँ पर तुमने एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट को अपडेट किया है, पीआरएस में लेजिस्लेटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट को ये अपडेट करता है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि कौन से बिल अभी हैं, जैसे किसान वाले बिल अभी है, तो इसमें पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, अब इसको कौन कौन सा बिल पास होकर एक्ट बन चुका है, अभी कंट्रोवर्शियल है तो किसी का कंट्रोवर्सी है,
तो बहुत सारे एनालिटिकल फॉर्म में पीआरएस पोर्टल अपने पास में है। राज्यसभा टीवी पे बहुत सारे करंट अफेयर्स बेस्ड कंटेम्प्रेरी इशू पे डिस्कशन होते हैं। तो इस डिस्कशन में तुम एक बार अगर देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, थोड़ा ब्रेक भी मिलेगा, अपडेट भी हो जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट तो इस तरह से तुम अगर इतने चीज का स्टडी अगर इस एरिया से करते हो, यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन ऑप्टिमम होना चाहिए। और एक बार फिर से हम कहेंगे वही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि इंफॉर्मेशन में एनरिचमेंट को मेंटेन करना, एनलार्जमेंट को नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, इंफॉर्मेशन इतना होता है उनके पास में, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। लास्ट मोमेंट में इंफॉर्मेशन के बर्डन के कारण उनका एग्जामिनेशन ढंग से नहीं निकल पाता। लेकिन अगर तुम इस तरह से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके चलोगे इतने इतने बुक के साथ में, आई गारंटी 100% यू आर गोइंग टू क्लिक द एग्जामिनेशन, राइट। तो चलो आज इतना ही कंटिन्यू करते हैं। रेस्ट वीडियो में कुछ कुछ और चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ एडिशनल वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे किस तरह का स्ट्रेटजी के साथ में डील करना चाहिए। कुछ डिस्कशन करेंगे एग्जामिनेशन में लास्ट मोमेंट में क्या क्या चीज को दिमाग में रखना चाहिए, किस तरह से टाइम को मैनेज करना चाहिए, ये सब डिस्कशन होते रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऑन टाइम तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, राइट। सो चलो, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।